अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के डायग्नोसिस के बारे में। तो जब हमारे पास एक पेशेंट आता है, हम उसका बीपी रिकॉर्डिंग ले लेते हैं और हमारे पास एक रीडिंग आ जाती है। तो उसको देख के हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस बंदे का बीपी नॉर्मल है या कम है या ज़्यादा है। हमारे पास ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेकिन एक रीडिंग से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है कि नहीं है, ठीक है? ब्लड प्रेशर की बीमारी डायग्नोस करने के लिए हमें रिपीटेडली ब्लड प्रेशर को मेजर करना होता है, ठीक है? इस डिटेल में जाने से पहले ज़रूरी है कि हम पहले ब्लड प्रेशर के टाइप्स को जान लें और इसके प्रेजेंटेशन को जान लें कि ये कैसे प्रेजेंट करता है। तो उसके बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस के प्रोसेस को। तो ब्लड प्रेशर को हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज़ में। एक को हम कहते हैं प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसकी कोई काज़ नहीं होती, सही है? और सबसे ज़्यादा कॉमन भी है ये। 90 टू 95% लोगों में यही हाइपरटेंशन होता है कि उनकी कोई काज़ नहीं होती लेकिन उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, सही है? सो दिस इज़ टाइप 1। टाइप 2 जो हमारे पास होता है उसमें उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि बंदे के जिस्म में पहले से कोई बीमारी मौजूद है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी टू दैट डिजीज़, सही है? तो इसमें हमारे पास अगर किसी को कोई रीनल डिजीज़ हो या किसी को कोई एंडोक्राइन डिजीज़ हो या कोई वस्कुलर डिजीज़ हो, तो उन लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, सही है? अच्छा, अब हम आते हैं इसके प्रेजेंटेशन की तरफ। तो यूजुअली इसकी प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते। उसका बीपी बढ़ा रहता है लेकिन उसके कोई सिम्टम होती नहीं है, तो इसलिए ये बहुत लेट डायग्नोस हो जाता है, सही है? जब ये डायग्नोस होता है, जब तक ये डायग्नोस होता है तो तब तक ये इन आर्गन डैमेज कर चुका होता है। इन आर्गन डैमेज का मतलब ये है कि ये आर्गन्स ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब हो चुके होते हैं, सही है? जो हमारे पास मेन आर्गन्स है जो ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब हो जाते हैं, इनमें हमारे पास ब्रेन, हार्ट, हमारी किडनीज़ और आँखें शामिल हैं, सही है? ये चारों मेन आर्गन्स हैं जो ब्लड प्रेशर की वजह से जल्दी ख़राब हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी यही है कि हम अपना स्क्रीनिंग कराते रहें, रेगुलर इंटरवल पे स्क्रीनिंग कराते रहें, ताकि टाइम पे हमें पता चल जाए और हमारी आँखें, ब्रेन और जो जितनी भी ऑर्गन्स है ये डैमेज से बच सके, सही है? तो स्क्रीनिंग के लिए अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है से या आपको कोई प्रिडिस्पोजिंग कंडीशन है, जिस तरह अगर आपकी ओबेसिटी है या आपको शुगर की बीमारी है, सही है? या आपको कोई किडनी की डिज़ीज़ है वगैरह वगैरह, तो फिर आप लोगों को एनुअल स्क्रीनिंग कराना चाहिए, सही है? एनुअल स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि साल में एटलीस्ट एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेकअप कराना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कैसा है। अगर आपकी एज 40 से कम है, सही है? और आपको कोई प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर भी नहीं है, कोई दूसरी बीमारी भी नहीं है, मतलब कोई ना कोई मोटापा है, ओबेसिटी नहीं है, आपको शुगर की बीमारी नहीं है, आपको किडनी की कोई बीमारी नहीं है, सही है? आपको कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर नहीं है, तो फिर आपको 3 टू 5 ईयर्स में एक दफ़ा एटलीस्ट स्क्रीनिंग करानी चाहिए, सही है? तो स्क्रीनिंग का तो ये है। अच्छा, अगर किसी में सिम्पटम्स हो भी, तो ब्लड प्रेशर के जो यूजुअल सिम्पटम्स होते हैं, तो उनमें हमारे पास हेडेक होता है या डिज़ीनेस होता है, टेनाइटिस होता है या किसी को चेस्ट डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, सही है? तो ये इसके सिम्पटम्स होते हैं, लेकिन यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है और तब प्रेज़ेंट करता है जब इन ऑर्गन डैमेज हो जाए। तो चलो आते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हम ब्लड प्रेशर को कैसे डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ गाइडलाइंस को फ़ॉलो करें। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिनको हम फ़ॉलो करते हैं, उस बेस पे हम कहते हैं कि ये जो रीडिंग आई है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, सही है? तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के गाइडलाइंस होते हैं। एक हमारे पास अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस होते हैं, दूसरे हमारे पास जॉइंट नेशनल कमेटी के गाइडलाइंस होते हैं, सही है? और एक हमारे पास नाइस गाइडलाइंस होते हैं जिनको हम फॉलो करके डिसाइड करते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा नाइस गाइडलाइंस को, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह ब्लड प्रेशर को डायग्नोस करते हैं। चलो स्टार्ट लेते हैं। तो अगर एक पेशेंट आता है हमारे पास और हम उसका बीपी लेते हैं और उसके दोनों हाथों में बीपी का जो डिफरेंस है, अगर उसका नॉर्मल भी आ जाए रीडिंग, अगर उसकी रीडिंग नॉर्मल भी आ जाए लेकिन फिर भी अगर उसके दोनों हाथों में डिफरेंस 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो, सही है? क्योंकि हम जब भी बीपी लेना होता है ना डायग्नोसिस के लिए, तो हमने दोनों हाथों में लेना होता है। अगर एक में आपने ले लिया, दूसरे में ले लिया, दोनों में जो सिस्टोलिक का डिफरेंस होता है, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है ना, दोनों का अगर डिफरेंस मोर देन 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो, तो आप पेशेंट को बिठाएँ, उसको रेस्ट कराएँ और 10 टू 15 मिनट्स बाद उसका फिर से चेक कराएँ। अगर फिर भी उसका बीपी में डिफरेंस 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा है, सही है? तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उस आर्म के ब्लड प्रेशर को कंसिडर करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बीपी हो, सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदे का मैंने लिया, उसका एक हाथ में आया 120/80, दूसरे में मैंने लिया, उसमें आया 100/80, ठीक है? मैंने बंदे को रेस्ट कराया 10 टू 15 मिनट्स, फिर मैंने चेक किया, फिर 120/80, 100/80 आया, ठीक है?
तो दोनों में दूसरी दफ़ा भी डिफरेंस 15 से ज़्यादा है, सही है। तो अब मैं जो इसकी रीडिंग कंसिडर करूँगा वो मैं 120/80 कंसिडर करूँगा। 100/80 या इसका एवरेज निकालना वो मैं नहीं कंसिडर करूँगा। मैं वो बीपी कंसिडर करूँगा जो सबसे ज़्यादा हो। इस केस में ज़्यादा 120/80 है, क्योंकि 120 100 से ज़्यादा है ना, तो हम ज़्यादा वाले को कंसिडर करेंगे और हम इस बंदे का बीपी 120/80 कंसिडर करेंगे कि इस बंदे का बीपी 120/80 है, सही है। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर एक बंदे का मैंने रीडिंग ले ली है ब्लड प्रेशर की, और उसमें हमारे पास रीडिंग आई है मोर देन 140/90, सही है। किसी का ब्लड प्रेशर अगर 140 से कम आ जाए तो वो तो सही है, अगर उसका 140 से ज़्यादा आ जाए, सही है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम पेशेंट को रेस्ट कराएंगे, फिर से 10 to 15 मिनट्स हम दोबारा चेक करेंगे। अगर फिर भी हाई आया तो फिर हम फिर से रेस्ट करेंगे और फिर से तीसरी रीडिंग लेंगे। अगर तीसरी दफ़ा भी हाई आया तो फिर हम उनमें से जो लोवेस्ट रीडिंग आया होगा ना इस केस में, सही है, तो वो हम कंसिडर करेंगे कि इस बंदे का बीपी है और इसको हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन याद रखो कि ये जो हम ब्लड प्रेशर करते हैं ना, क्लिनिक वाला ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, एक रीडिंग से हम डायग्नोसिस नहीं करते कि बस ये डायग्नोस हो गया कि इस बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास क्लिनिक बीपी हाई आता है तो फिर हमारे पास हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, ठीक है। एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि हम बंदे को एक कफ लगा लेते हैं, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट वाला जो कफ होता है, ठीक है, और फिर हम उसके जो डेली एक्टिविटीज़ जब वो करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जितनी भी वो डेली यूजुअल रूटीन में वो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज़ के दौरान उसका बीपी रिकॉर्ड हो जाता है, सही है, उस मशीन में। तो वो एटलीस्ट 1 घंटे में एटलीस्ट 2 रीडिंग्स ले लेते हैं, सही है। तो इस तरह हमारे पास 14 घंटों का एक रिकॉर्ड आ जाता है, सही है। तो फिर उसका हम एवरेज निकालते हैं और उस पर डिसाइड करते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर का मसला है कि नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ये उसको कैरी नहीं कर सकता एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर को, या अवेलेबल नहीं है, हमारे पास इशू है, तो फिर हम होम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की तरफ आते हैं ना, कि हम होम बेस करते हैं। फिर होम बेस इस तरह करते हैं कि हम बंदे को कहते हैं कि वो घर में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराए किसी से, सही है। तो अगर हम घर में कराएंगे तो फिर 2 रीडिंग्स लेंगे, एक सुबह लेंगे, एक रात को लेंगे। जो सुबह वाली रीडिंग होगी, पहले दिन की रीडिंग्स तो हम डिस्कार्ड कर लेंगे, वो हम नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। दूसरे दिन से हम स्टार्ट लेंगे, 1 हफ्ते तक मिनिमम करेंगे, सही है। 1 हफ्ते में हमारे पास मतलब 14 रीडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, डिसाइड करने के लिए। एक सुबह की रीडिंग लेंगे, एक शाम की रीडिंग लेंगे, सुबह शाम, इस तरह हम 7 दिन की रीडिंग ले लेंगे घर पे। 7 दिन के बाद जो हमारे पास रीडिंग्स होगी, जितनी भी 14 रीडिंग्स हमारे पास आएगी ना, तो उन 14 का हम एवरेज निकाल लेंगे, और जो हमारे पास एवरेज रीडिंग होगी वही हमारे पास एक्चुअल बीपी रिकॉर्डिंग है इस बंदे का, बीपी रीडिंग। उस रीडिंग को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को हाइपरटेंशन है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम हाइपरटेंशन किसको कहते हैं। तो हमारे पास जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसके गाइडलाइंस अलग है, और जॉइंट नेशनल कमेटी के अलग गाइडलाइंस है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से अगर आपका बीपी 120 से कम हो, सही है, तो ये नॉर्मल है। अगर आपका 120 से 129 तक आ जाए तो ये एलिवेटेड है, लेकिन ये हाइपरटेंशन नहीं है, एलिवेटेड है। जिस तरह डायबिटीज़ में हम प्री डायबिटीज़ का एक स्टेज कंसिडर करते हैं ना, उसी तरह ब्लड प्रेशर में भी यही है कि अगर आपका 120 से 129 तक आ जाए तो ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, लेकिन हाइपरटेंशन वाली वो ब्लड प्रेशर वाली बीमारी नहीं है, सही है। लेकिन अगर आपका 130 से 139 तक आ जाए, सही है, तो इसको हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर हमारे पास 140 से ज़्यादा आ जाए तो फिर हम इसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। अगर ये तो सिस्टोलिक की बात है ना, अगर हमारे पास एक पेशेंट का डायस्टोलिक 80 से 89 तक आ जाए तो फिर हम उसको कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन स्ट्रेट अवे, सही है। अगर किसी का 90 से ज़्यादा आ जाए तो उसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस है। अगर हम जॉइंट नेशनल कमेटी की यानी JNC के गाइडलाइंस को कंसिडर करें तो उसमें अगर आपका 120 से कम हो तो ये नॉर्मल है, या तो दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर आपका 121 से 139 तक है, सी है, 120 से 139 तक अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो ये प्री हाइपरटेंशन है। जिस तरह उसमें एलिवेटेड था, इसमें प्री हाइपरटेंशन है, सी है, ये हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन दिस पर्सन इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन, सही है। अगर आपका 140 से 159 तक आ जाए तो दिस इज़ स्टेज 1 हाइपरटेंशन, सही है। और अगर 160 से ज़्यादा आ जाए तो फिर इसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर हम, ये तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था, अगर हम डायस्टोलिक को देखें JNC में, तो JNC में हमारे पास अगर 80 से 89 तक आ जाए तो दिस इज़ प्री हाइपरटेंशन। अगर 90 से 99 तक आ जाए डायस्टोलिक तो इसको हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर मोर देन 100 आ जाए
तो फिर हम उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन को डायग्नोस करने के लिए ये हमारे पास गाइडलाइंस है, हमने इनको फॉलो करना है, ठीक है। बस अगर आपका ब्लड प्रेशर आ जाए, एक रीडिंग आ जाए, आपकी एवरेज रीडिंग आ गई है, जिस तरह मैंने बताया उस तरीके से आपने कर लिया और आपके पास एक एवरेज रीडिंग आ गई, तो बस इस पे अप्लाई करो और एक क्राइटेरिया पे या तो HA पे कर दो या JNC पे कर दो, जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा वही आपका होगा कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है। अच्छा, जब हमारे पास ये सारा डेटा आ जाता है ना और हम एक बंदे को डायग्नोस कर लेते हैं, सपोज़ किसी की रीडिंग हाई आ गई है ना, हमारे पास 150 किसी की रीडिंग आई है और हमने उसको डायग्नोस कर लिया कि इस बंदे को हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो डायग्नोसिस के बाद हम कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं ताकि अब हम ख़ास को ढूँढें कि इसको ब्लड प्रेशर क्यों है। क्योंकि हमने पढ़ा था शुरू में कि इसके 2 टाइप्स होते हैं ब्लड प्रेशर के, या तो टाइप 1 होता है या टाइप 2, मतलब एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। तो हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं डायग्नोसिस के बाद कि हम पता लगा सकें कि इसको एसेंशियल वाला हाइपरटेंशन है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि हम कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कौन-सी बीमारी है, हमारा ब्लड प्रेशर किस वजह से है। तो तब तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर।